हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम 6th क्लास की इतिहास विषय की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि इतिहास विषय के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये उपयोगी है। चाहे ये छोटी क्लास की बुक्स हों, फिर भी ये उनके लिए उतनी ही उपयोगी हैं, क्योंकि इन बुक्स में फैक्ट्स कम हो सकते हैं, लेकिन जो अवधारणात्मक चीज़ें हैं, जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, उनको क्लियर करने की क्षमता इनमें बहुत अधिक है। तो मैं चाहूँगा कि प्रत्येक जो इतिहास का विद्यार्थी है वो ज़रूर इन बुक्स को पढ़े, जिससे कि उनकी इतिहास के अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है, इतिहास के अंदर जो उनकी समझ है, इतिहास विषय पर उनकी जो पकड़ है, वो और अच्छी और मजबूत हो सकेगी। अब हम अध्याय शुरू करने से पहले समझेंगे, एक बार अध्याय के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किताब में इन अध्यायों को क्या स्ट्रक्चर रहा है। सबसे पहले हर पाठ शुरू होने से पहले एक स्टूडेंट के द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है। उस प्रश्न के प्रत्युत्तर में हमें एक कंटेंट दिया जाता है, जिसमें हमें इतिहास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। तो ये हर अध्याय में हम देखेंगे, एक स्टूडेंट का एक प्रश्न रहेगा, उसी प्रश्न के जवाब में हमें इतिहास के किसी विशेष कालखंड के बारे में, किसी विशेष समय के बारे में, किसी राजा के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में, इनके बारे में हमें पता चलेगा। इसके अलावा हमें इतिहास के कुछ स्रोतों से भी सीधे तौर पर मुक्तबित कराया जाएगा। जैसे किसी किताब का कोई उद्धरण सीधा हमें प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे कोई पुरातात्विक सामग्री जो खुदाई में हमें मिली है, उसके किसी चित्र के द्वारा हमें जानकारी दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे इतिहास के स्रोतों से हम सीधे तौर से जानकारी प्राप्त करेंगे। हम समझ सकेंगे कि किस प्रकार से इन स्रोतों का उपयोग लेते हुए इतिहासकार ने इतिहास के पुनर्रचना की होगी। एक विशेष बात जो है इस पुस्तक की, कि इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में एक बॉक्स बनाकर अन्यत्र करके एक जानकारी हमें दी गई है, और वो जानकारी जो है वो हमें विश्व के किसी अन्य भाग के बारे में जानकारी देती है, कि जिस समय भारत में ये घटनाएं घटित हो रही थी, उस समय विश्व के किसी और दूसरे क्षेत्र में क्या चल रहा था, उसका कुछ एक अंश हमें पता चलता है, जिससे कि हम तुलना कर सकेंगे कि भारत की उस समय की जो संस्कृति थी, उस समय के जो लोग थे, और उस विश्व के उस क्षेत्र विशेष के जो लोग थे, उनमें किस प्रकार की समानताएं रही हैं या किस प्रकार की असमानताएं रही हैं, विकास के क्या स्तर रहे हैं, तो इनके बारे में हमें जानकारी मिल सकेगी। तो अब हम हमारा जो अध्याय है उसको शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहले प्रश्न देखते हैं। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा, यह क्या हुआ था। कि भाई कोई भी व्यक्ति, उसने जैसे ही अखबार की एक सुर्खी पढ़ी कि भाई 100 साल पहले, तो वो सोचने पे मजबूर हुई कि इतने वर्षों पहले की घटनाओं के बारे में कोई कैसे जान सकता है। तो देखते हैं, तो कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो से सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले 2 साल क्या हुआ था, तुम किसी एक व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह हम कैसे जान सकते हैं। कि भाई अगर कल के बारे में जानना है तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, कि हम टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, या रेडियो सुन सकते हैं, या हमें कुछ महीनों या वर्षों की जानकारी लेनी हो तो हमें ऐसे व्यक्तियों से बात कर सकते हैं जिनको उस घटना के बारे में याद हो। लेकिन अगर हमें बहुत साल पहले की घटना के बारे में जानना हो तो उसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तो ये जितने भी जो पुरानी घटनाओं की जानकारी देने के साधन हैं, उन सभी साधनों को हम कहते हैं इतिहास के स्रोत।
उन स्रोतों के माध्यम से ही हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और इन्हीं स्रोतों के बारे में हम अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कि भाई अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि भाई अतीत के लोग किस प्रकार से रहे होंगे, उनका जीविकोपार्जन की पद्धतियाँ क्या रही होंगी, उनकी शासन पद्धतियाँ किस प्रकार से चलती होंगी, कौन शासन करता होगा, वहाँ के समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं वो किस प्रकार से रहते होंगे, विभिन्न वर्गों के बीच में आपसी संबंध कैसे होंगे। ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सॉरी, यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो वे अतीत के बारे में हम इस प्रकार की विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, किनके माध्यम से, ऐसे साधनों के माध्यम से जो हमें इतिहास की जानकारी देते हों। अगर लोग कहाँ रहते थे, तो भारत की जब हम बात करते हैं या भारतीय उपमहाद्वीप की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के जो प्रमाण मिले हैं वो हमें मिले हैं नर्मदा नदी के पास से। देखो हम एक बात यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है कि पूरा भारत भी है, उसमें अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो पूरा एक प्राकृतिक सीमा बनाता है पूरा, जो ऊपर की उत्तर की तरफ से तो हिमालय पर्वत और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और नीचे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से अलग है और जुड़ा हुआ है अपने आप से। ये क्षेत्र तो आपस में जुड़े हुए हैं और दूसरे महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से ही अपने आप में अलग है। तो इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हमें सबसे प्राचीन मानव के प्रमाण नर्मदा नदी घाटी से मिलते हैं। और ये जो यहाँ से जो हमें प्रमाण मिलते हैं या मानव के जिस जाति के प्रमाण मिलते हैं उसको हम कहते हैं होमो मिलते हैं, जिसको नाम दिया है हमने होमो इरेक्टस। जब आगे वाली अपन और एनसीईआरटी की जो बुक्स पढ़ेंगे तब हम होमो इरेक्टस और इसकी जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनको और अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल यही ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी घाटी से जो प्राचीनतम मानव के प्रमाण मिले हैं वो होमो इरेक्टस श्रेणी के हैं, वर्ग के हैं। और इनकी विशेषता होती है, होमो इरेक्टस वर्ग के जो प्राणी थे उनकी विशेषता थी कि ये खड़े होकर चल सकते थे। मुख्य विशेषता जो थी ये खड़े होकर चल सकते थे। हम देखेंगे कि मानव के जो आदिकाल से जो इतिहास रहा है और आधुनिक मानव तक का जो इतिहास रहा है वो हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज जो बंदर थे, बंदर के बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में होमो जो प्रजातियां थी वो आई। होमो प्रजातियों में भी फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस आए। तो उनमें से जो भारत के अंदर जो प्राचीनतम जो जीवाश्म मिले हैं, मानव के प्रमाण मिले हैं, वो हमें मिले हैं किसके, होमो इरेक्टस के मिले हैं। और होमो इरेक्टस की विशेषता क्या थी कि ये खड़े होकर चल सकते थे। अब हम देखते हैं
कई लाख वर्ष पहले, देखो मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ, नीचे मानचित्र है, अपन देखेंगे अभी नर्मदा नदी के बारे में कहाँ पर वो स्थित है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। तो हमें ध्यान रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो मानव रहने के प्रमाण मिलते हैं वो कौन सी नदी के किनारे मिलते हैं हमें? नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे और वे जानवरों का शिकार करते थे। तो यहाँ से जो होमो हैबिलिस मिले हैं वो अपने आप में उत्पादक नहीं थे। उत्पादक का मतलब है कि अपना भोजन खुद पैदा नहीं करते थे, वो प्रकृति के ऊपर ही निर्भर थे। वो अपने आप में क्या थे? होमो इरेक्टस जो यहाँ से मिले हैं वो क्या थे? एक तो मुख्य बात इनकी, एक तो संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब है कि जो कुछ भी जंगल में प्रकृति के द्वारा उनको मिलता था उन्हीं से अपना जीवन यापन करते थे। और दूसरी बात ये क्या करते थे? शिकार के माध्यम से अपने भोजन की पूर्ति करते थे। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि प्राचीनतम जो मानव के अवशेष मिले हैं उस मानव की दो विशेषताएं थी। एक तो ये क्या था? कुशल संग्राहक था कि आसपास में जो भी चीज़ें मिलती थी अपने जीवन यापन करने के लिए उसको वो एकत्रित करता था और उसके साथ साथ शिकार कर अपना जीवन यापन करता था। फिर अब हम देखते हैं नक्शे के अंदर कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो देखो बिल्कुल भारत के मध्य के अंदर हम देखेंगे कि ये नर्मदा नदी है और विंध्य पर्वत पहाड़ियाँ और नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इन दोनों के बीच में से ये नर्मदा नदी निकल रही है और ये जा रही है गुजरात के, दक्षिण गुजरात में से होते हुए अरब सागर के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी हम देखेंगे दोनों पहाड़ियों के बारे में देखेंगे। इस क्षेत्र के में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया और उन्होंने भेड़ बकरी और गाय भैंस जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो हम देखते हैं कि देखो भारत का जो नक्शा है उसके बिल्कुल उत्तर पश्चिम के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत के ही जो उत्तर पश्चिम का भाग है वो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर जो है वो कौन सी है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है और ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में से ही इसकी जो उप श्रेणियाँ हैं वो एक है सुलेमान और एक है किरथर। यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था बोलन नदी और इस बोलन नदी में एक स्थान था मेहरगढ़। इस मेहरगढ़ से ही हमें सबसे पहले के जो है किसके प्रमाण मिलते हैं? कृषि के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पर? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो कृषि के प्रमाण मिलते हैं हमें वो यहाँ से मेहरगढ़ या किरथर और सुलेमान जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में इसके आसपास के क्षेत्र से मिलते हैं जो बोलन नदी घाटी के क्षेत्र से जाना जाता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो रहने वाले जो मानव थे उन्होंने सबसे पहले जो उपजाई फसल थी वो थी गेहूँ और जौ। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। और चौथी बात है कि इनकी जो सभ्यता थी, इनकी जो संस्कृति थी वो थी ग्रामीण संस्कृति थी। एक सामान्य सा अंतर हम समझ सकते हैं कि ग्रामीण और शहरी संस्कृति में मुख्य जो अंतर होता है वो यही होता है कि ग्रामीण संस्कृति जो होती है वो पूरी तरीके से निर्भर होती है कृषि और पशुपालन के ऊपर और शहरी संस्कृति जो होती है वो कृषि और पशुपालन के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियाँ भी वहाँ पर खूब सारी होती हैं। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। देखते हैं उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी हम लगाते हैं पता। देखो किस लिए ये महत्वपूर्ण थी। ये कुछ अन्य ऐसे स्थान हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। मेहरगढ़ में तो हुआ ही हुआ जो हमने देखा। उत्तर पश्चिम जो भारत का क्षेत्र है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वहाँ पर तो हुआ ही हुआ। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उत्तर पूर्व के अंदर गारो जो असम के आसपास का जो क्षेत्र है हम देखेंगे अभी मानचित्र में, और मध्य भारत के अंदर विंध्य पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ। और इन क्षेत्रों में
सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो हम देखेंगे कि ये गारो की पहाड़ियाँ लगभग असम में हैं, और ये हम देख रहे थे कि विंध्य पहाड़ियाँ हमने पहले ही देखा था। वापस से देखो एक बार, ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं, और इन विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में लगभग उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक स्थान है कोल्डी हवा। यहाँ से हमें चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्व में गारो, यहाँ से भी कृषि के हमें प्रमाण मिले हैं, ये ध्यान रखना है, कृषि के प्रमाण मिले हैं। और विंध्य पहाड़ी जो है उसके उत्तर में जो स्थान है कोल्डी हवा, वहाँ से भी हमें कृषि के प्रमाण मिले हैं, और कृषि में भी कौन से फसल के, चावल के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम थोड़े से मानचित्र का जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है नीचे, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मानचित्र 1, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका इसमें शामिल है। हम देख देंगे जो मानचित्र हम देख रहे हैं उसमें ये सारे देश शामिल हैं, भारत भी है सबसे बड़ा देश, पाकिस्तान पास में ही, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका भी इसमें शामिल है। अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। इस मानचित्र में हम देखते हैं कि ये तो हो गया कि यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, नीचे हम देखेंगे तो श्रीलंका हो गया, और इसके बाद में यहाँ म्यांमार हो गया, ये ऊपर हम देखेंगे तो चीन हो गया, और इधर अफ़गानिस्तान के आगे देखेंगे तो ये ईरान हो गया, ये अफ़गानिस्तान। तो हम देखते हैं पड़ोसी देशों को दर्शाता है। इसके अंदर देखते हैं दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया जो है वो एशिया महाद्वीप का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों और पहाड़ी और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब मैंने पहले भी थोड़ी सी इस पर चर्चा की है कि इस मानचित्र को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर तो हिमालय पर्वत की पूरी श्रृंखला है, जिसके कारण ये एशिया महाद्वीप से कटा हुआ है, और नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पर ये समुद्र का तला जाता है। तो इसकी वजह से ये पूरा जो क्षेत्र है वो अपने आप में इस पूरे एशिया महाद्वीप से अलग है, इसलिए, और आपस में ये सारे जो देश हैं वो जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप नाम दिया गया है। अब हम देखते हैं मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो हम देखते हैं कि कोई एक मुख्य नदी रहती है, और मुख्य नदी की जो जितनी भी छोटी नदियाँ या नाले जो हैं जो अपना पानी लाकर उस मुख्य नदी में शामिल कर देते हैं, उन सभी छोटी नदियों और नालों को हम उसकी सहायक नदी कहते हैं। और हम देखेंगे कि सिंधु और सिंधु की मुख्य 5 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इस पूरे क्षेत्र पर सबसे पहले 4700 वर्ष पहले नगरों का एक नगरीय सभ्यता का निर्माण हुआ। नगरीय सभ्यता हमें मिली थी, कब मिली थी? आज से 4700 वर्ष पहले, जिसको हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से। किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि ये जा रही है सिंधु नदी, और सिंधु की ये 5 सहायक नदियाँ हैं। इन 5 सहायक नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है वो कहलाया था हड़प्पा। ये जो क्षेत्र था वो मुख्य रूप से पहले था सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का मुख्य केंद्र, हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ से हमें सबसे पहले नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आमरी, धोलावीरा, बाद की में हम देखते हैं तो धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये बड़े बड़े नगरों के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। तो ये जो है वो सबसे पहले हमें मिलते हैं, कब मिलते हैं? 4700 वर्ष पहले। इसके बाद में हम देखते हैं कि गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे हम देखेंगे कि 4700 वर्ष पहले तो हमें मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा के अंदर नगरों की सभ्यता मिलती है,
वर्ष पहले। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि 2500 लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा और गंगा की सहायक नदियां जो हैं उस क्षेत्र के अंदर हमें मिलते हैं नगर। 2500 वर्ष पहले, जिसको हम जानते हैं महाजनपद काल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। आगे जब अपन पढ़ेंगे तो और विस्तार से इस पर अपनी भी चर्चा होगी और हम देखेंगे कि इन महाजनपदों के अंदर से जो सबसे शक्तिशाली जो जनपद होता है वो यही सोन और गंगा नदी का जो ये बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर मगध जो है एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित होता है और भारत का सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकीकरण इसी राज्य के द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं अपन आगे क्या कहते हैं। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो हम देखा कि सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों पर जो नगरीय सभ्यता मिली वो कितने साल पुरानी? 4700 वर्ष पुरानी। और गंगा और इसकी सहायक नदियों पर जो नगरीय सभ्यता मिली वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व की मिली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गंगा और इसकी सहायक नदी है सोन का पता लगाते हैं। हमने देखा था, अभी मैंने अंडरलाइन भी किया है कि एक तो ये तो जा रही है गंगा, मुख्य गंगा नदी, और ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं, चाहे यमुना हो गई, चाहे ये सोन हो गई। चंबल पहले यमुना में मिलती है और फिर जाकर गंगा में मिलती है। तो ये सोन नदी और गंगा की नदी के बीच का जो क्षेत्र है जो मैंने बॉक्स बनाया है, यहाँ पर एक जो है राज्य की स्थापना हुई थी जिसको हम जानते हैं किस नाम से? प्राचीन नाम से। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था, कौन सी दो नदियों का? गंगा और सोन नदियों का। तो ये हमें पता होना चाहिए, प्रश्न पूछा हुआ भी है। मगध जो है या पाटलिपुत्र जो है वो किन दो नदियों के बीच में स्थापित था? या मगध जो राज्य है वहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी दो नदियाँ थी? तो वो हमें ध्यान रखना है, गंगा और सोन। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो ये महाजनपद काल की हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जो राज्य था मगध शक्तिशाली था, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जनपद थे, जैसे अवंती महाजनपद, मगध के पास ही जो था कौशल महाजनपद, वैशाली जनपद। तो ऐसे बहुत सारे ये जो महाजनपद काल था, इस महाजनपद काल के अंदर नगरीय सभ्यताएं हमें वापस देखने को मिलती है। एक तो पहले जो देखने को मिली वो हड़प्पा के अंदर, उसके बाद में जो नगरीय सभ्यता वापस हमें देखने को मिलती है वो मिलती है महाजनपद काल में। तो इसके बारे में भी हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में जब साधन नहीं थे या भौतिक व्यवधान बहुत ज़्यादा थे कि पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र, बहुत ऐसी जोखिम भरी यात्राएं जिनके कारण जोखिम भरी हो सकती थी, उसके बावजूद भी यात्रियों ने बहुत यात्राएं की है। तो उनके कारण क्या रहे हैं या किस वजह से प्राचीन समय में यात्राएं होती थी? छोटी क्लास के लिए या हमें समझने के लिए एक प्रश्न हो सकता है कि भाई प्राचीन काल के समय में यात्राएं जो होती थी उनके उद्देश्य क्या होते थे, किस किस वजह से या किस कारण से यात्राएं होती थी। तो देखो, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी। ऐसा नहीं कि यात्राएं होती ही नहीं थी, फिर भी जिन भी व्यक्तियों को जिसकी वजह से भी, जिस कारण से भी यात्राएं करनी होती थी वो यात्राएं करते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो पहला यात्रा करने का कारण होता था काम की तलाश में, भाई कोई भी रोजगार प्राप्त करने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आने के कारण भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह प्लान करना पड़ता था। अकाल पड़ गया तो भी उन लोगों को अपने खुद तो जाते ही थे, अपने साथ साथ पशुओं को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। जैसे कि जम्मू कश्मीर या पहाड़ी इलाका जो होता था, बर्फीला इलाका जो होता था, जब बर्फ़ का मौसम आता था तो वहाँ पे बर्फ़ जम जाती थी, तो वो लोग घास के मैदानों की तरफ पलायन करते थे। फिर हम देखते हैं कभी कभी
सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजित करने के लिए जाती थी। तो हम देखते हैं कि यात्राओं का एक कारण क्या रहा, विजयों के लिए भी, आक्रमण करने के लिए, क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए भी सेनाएं जो हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी यात्राएं करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। तो ये व्यापार तो हमने देखा है आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है, और व्यापार के लिए भी जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते थे। फिर हम 5 यात्राओं का कारण देखेंगे तो धार्मिक गुरु जो थे वो लोग अपनी शिक्षाएं देने के लिए, सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे, यात्राएं करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाते थे और अपने अनुयायियों को शिक्षाएं देते थे, भाषण देते थे, उन तक अपनी शिक्षाओं को पहुंचाते थे। तो वो भी एक कारण था। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो उत्सुकतावश या जिनके अंदर नए स्थानों को खोजने की, रोचक स्थानों को देखने की इच्छा होती थी, उन लोगों के द्वारा भी यात्राएं की जाती थी। इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। अब होता फ़र्क क्या पड़ा यात्राओं से कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, व्यक्तियों का समूह दूसरे स्थान पर जाता था, तो अपनी संस्कृतियों को, अपनी भाषा को, अपने रीति रिवाजों को दूसरे लोगों से परिचित करवाता था और दूसरे लोगों के रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति से खुद परिचित होता था। अब हम देखेंगे कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हमने देखा ही था, समझा ही था कि ऊपर हिमालय के जो पर्वत हैं, ऊपर जो हिमालय के पर्वत हैं वो, और नीचे जो समुद्र है, नीचे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन सब से भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो अपने आप से एशिया महाद्वीप से अलग थलग हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक प्रकार से एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में हो रखा है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को और समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरों के विचारों को अपनाते रहे। तो हमने देखा कि यात्राओं से क्या फ़र्क पड़ा। यात्राओं से ये प्रभाव पड़ा कि जब यात्रा करने के बाद में यात्रियों का समूह जब दूसरे क्षेत्र में रुका या दूसरे क्षेत्र के लोग हमारे क्षेत्र में रुके, तो उन्होंने अपनी परंपराओं को हमसे परिचित कराया और हमने हमारी परंपराओं को उनको परिचित कराया। इससे हमारी जो संस्कृति है उसमें समृद्धि आई। और हम देखते हैं कि कई सौ वर्षों तक लोग जो पत्थर को तराशने के काम थे वो आपस में ऐसे ही कि भाई दूर दराज के जो क्षेत्र थे उनमें किस प्रकार से होते हैं, उनसे सीखकर फिर हमारे लोगों ने सीखा और इसी प्रकार संगीत रचने में भी एक दूसरे की मदद की और भोजन बनाने के नए नए जो तरीके थे उनमें भी एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ। अब हम देखते हैं देश के नाम। हम देखते हैं कि हमारे देश के नाम बहुत नामों से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 नाम या 3 नामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, ये 3 नाम जो है हमारे देश के किस प्रकार पड़े, इनके शुरुआत कहाँ से मिलती है, इन शब्दों की रचना कहाँ से हुई, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी इस पैराग्राफ में अपन लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे कि अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। विश्व के मानचित्र में हमें देखना है कि ईरान और यूनान कहाँ है। ईरान तो अभी हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पश्चिम में जो है वो ईरान है, और उससे भी और पश्चिम में हम जाएंगे तो वो यूनान हमें मिलेगा, यूरोपीय देशों के अंदर, बिल्कुल टर्की के
पास में यूनान हमें मिलेगा। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। एक सरल शब्दों में हम थोड़ा सा समझें तो हम देखेंगे कि भाई ईरान के जो लोग हैं वो सिंधु को कहते थे हिंदोस या हिंदू, से को है बोलते थे हिंदू, और हिंदू से ही शब्द जो निकल के आया वो कि हिंदू या सिंधु के आसपास का जो स्थान है वो कहलाया सिंधु के आसपास का स्थान, या हिंदू के आसपास का स्थान कहलाया हिंदुस्तान। तो ईरानियों ने शब्द जो है वो सबसे पहले क्या दिया, हिंदुस्तान शब्द दिया। और ईरानी जो लोग हैं, ईरानियों से पश्चिम में जो लोग रहते थे वो रहते थे यूनानी लोग, और यूनानी जो लोग हैं वो सिंधु नदी को कहते थे इंडस। सिंधु के लिए वो शब्द काम में लेते थे इंडस, और इंडस के आसपास के क्षेत्र को उन लोगों ने नाम दिया इंडिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया जो शब्द है वो तो दिया किन लोगों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, और हिंदुस्तान जो शब्द है वो आया किन लोगों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा। और दोनों के नामांकन में ही किस नदी का महत्वपूर्ण योगदान है, सिंधु नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह सिंधु नदी की जो भूमिका है, सिंधु नदी की जो उस समय महत्वता थी, सिंधु नदी के आसपास का जो उपजाऊ जो क्षेत्र था, उसकी वजह से इन प्रदेशवासियों के द्वारा ये नाम दिए गए थे। अब हम आते हैं तीसरे नाम के अंदर, जिसका जो कहा गया भारत। तो हम देखते हैं कि भारत जो है ऋग्वेद के अंदर हमने देखा था कि एक जन था भरत जन, जिसका राजा था सुदास, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जिसने पुरुषनी नदी के पास में दशराज्य युद्ध किया था। तो ये वही जनपद है जो बाद में पुरु जनपद से मिलकर एक नया जनपद इसने बनाया था कुरु, और काफ़ी बड़े क्षेत्र पर इसने अधिकार किया था। तो बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि इसी जनपद के नाम से, इसी जन के नाम से, भरत जन के नाम से ही बाद में इस हमारे पूरे प्रदेश का नाम जो है वो क्या पड़ गया, भारत हो गया। तो देखिए, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, भरत जन के लोगों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक, हम देखेंगे आज से लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद। आगे आने वाले अध्यायों में हम ऋग्वेद के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तब हम समझेंगे और भी अच्छी तरीके से। उसमें इस जन का वर्णन किया गया है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लग गया। पहले एक जन या एक समूह के लोगों के लिए होता था, और धीरे धीरे बाद में इस प्रदेश के लिए होने लग गया। अब हम देखते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जानें, मतलब इतिहास के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में, घटनाओं के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, या इसके साधन क्या हैं, या यूँ कहें कि इसके स्रोत क्या हैं। स्रोत हम देखेंगे भाई, जो भी हमें इतिहास की जानकारी देता है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इतिहास के स्रोत या साधन कहलाएंगे। और हम देखेंगे कि प्राचीन समय के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो मुख्य तौर पर हमें मिलती है पांडुलिपियों के द्वारा। अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर पांडुलिपियों के द्वारा, समझेंगे कि पांडुलिपियाँ क्या थी, किन्हें कहते थे। फिर हम देखेंगे कि अभिलेखों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। फिर हम देखेंगे कि सिक्कों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है, और भी जो खुदाई में हमें जानकारी, खुदाई में जो सामग्री मिलती है उनके माध्यम से भी हमें प्राचीन इतिहास को जानने में जानकारी मिलती है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं आगे कि अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, कि भाई प्राचीन समय में जो पुस्तकें लिखी हुई हैं अगर हम उनको ढूंढ सकें और उनको पढ़ सकें तो हम जान पाएंगे कि वास्तव में उस समय की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उस समय का जो शासन व्यवस्थाएं थी, उस समय के जो सामान्य लोग थे वो किस प्रकार अपना जीवन जीते थे। अब ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी।
हाथ से लिखी होती थी, इसी कारण इन्हें पांडुलिपियाँ कहा गया। तो हमें ध्यान रखना है भाई, पांडुलिपियाँ जो हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। पांडुलिपि, तो पांडुलिपि की प्रथम विशेषता तो क्या है, हस्तलिखित होती थी। क्या होती थी ये, आज की जो हमारी बुक है, जैसे प्रिंटेड सामग्री हमें ज़्यादातर मिलती है, तो उनको हम पांडुलिपि नहीं कहेंगे, लेकिन माना कि किसी ने एक मूल रूप से कोई किताब लिखी है और वो केवल हस्तलिखित लिखी है। प्राचीन समय में ऐसी कोई प्रिंटिंग मशीन वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो जो कुछ भी वो अपनी साहित्य को लिखते थे वो हाथ से लिखते थे। तो पांडुलिपियाँ जो हैं उनकी पहली विशेषता जो हुई वो हुई हस्तलिखित। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकलना है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ पत्रों पर, हाँ ये विशेष बात है कि पाम लीफ जो होते हैं उनके ऊपर ये ताड़ के जो पत्ते होते हैं, पत्ते जो होते हैं ताड़ पत्रों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तौर पर तैयार किए गए भोज पत्रों पर लिखी हुई मिलती है। तो पहली विशेषता तो ये इसकी हस्तलिखित होते हैं। दूसरी विशेषता हमें हुई कि ये ताड़ के पत्रों पर या ताड़ पत्रों पर लिखे होती है। ताड़ पत्रों पर लिखी हुई क्यों होती हैं, क्योंकि उस समय पेपर जो है वो हम बनाना लोग नहीं जानते थे। पेपर बहुत सदियों बाद में बनाया जाने लगा। उससे पहले ही लोग जो लिखते थे वो लिखते थे किसके ऊपर, ताड़ पत्रों के ऊपर लिखते थे। ताड़ के जो पत्ते होते थे बड़े बड़े उनके ऊपर लिखते थे और इन ताड़ पत्रों को बिल्कुल एक साथ जोड़ देते थे, किसी के साथ बांध देते थे और एक किताब की तरह फिर वो ये पत्र जो है काम करते थे, या एक एक पत्ता जो है वो अपने आप में पन्ने की तरह कार्य करता था। और तीसरी बात जो है कि कौन सा, एक भुर्ज नामक जो पेड़ है उससे बनाया जाता था भोजपत्र। भुज नाम के पेड़ है, उसकी छाल से विशेष तौर पे से एक कागज़ की तरह, एक पन्ने की तरह तैयार किया जाता था, जिसे बोलते थे भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो अब हम साइड में देख लेते हैं, एक नीचे एक चित्र भी दे रखा है हमें एक पांडुलिपि का, जिससे हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात को इस पांडुलिपि के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। देखिए, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ जो नीचे दे रखा है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते हो। तो देखो, भुर्ज पेड़ की छाल को छीलकर एकदम पन्ने की तरह काम में लिया गया है और उसके ऊपर ये जो भी बात उनको लिखनी थी, जो भी जानकारी देनी थी वो लिखी हुई है। उसमें एक छेद किया हुआ है, इस छेद को और भी पत्तों के और भी जो भोजपत्र बनाए जाते थे उनमें छेद कर कर उनको एक साथ बांधकर एक किताब की तरह इसका प्रयोग किया जाता था। तो हमें ध्यान रखना है भाई, अतीत के हम पॉइंट पर अतीत के बारे में जो जानकारी कैसे प्राप्त होती है, तो सबसे पहली जानकारी का माध्यम जो है, स्रोत जो है वो क्या थी, पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ हैं क्या, वो हमने देख लिया कि एक हस्तलिखित होती थी। और ये हस्तलिखित जो है वो कहाँ पे लिखते थे, क्योंकि पेपर तो उस समय हुआ नहीं करते थे, कागज़ उस समय हुआ नहीं करते थे, तो ताड़ के पत्रों पर लिखे जाते थे या भोजपत्रों पर लिखे जाते थे। भोजपत्र क्या थे कि हिमालय में मिलने वाला एक भुर्ज नाम का पेड़ था, जिसकी छाल को विशेष तरीके से तैयार कर कर भोजपत्र तैयार किए जाते थे। और हमारे जो प्राचीनतम साहित्य जो है वो लगभग हमें पांडुलिपियों में ही मिलता है। जैसे कोई भी, जैसे कि हम वेदों की बात करेंगे तो मूल रूप से जो वेद हैं वो हमें पांडुलिपियों पे ही मिलते हैं। वैसे वेद जो हैं जितने वर्ष पुराने हैं उस समय तक लिखे ही नहीं गए थे, वेदों को अंतिम रूप तो बहुत बाद में दिया गया था, लेकिन फिर भी वेदों की बहुत सारी पांडुलिपियाँ हमें मिली हैं। अब देखो, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं सुरक्षित रूप से, क्योंकि जहाँ कहीं भी वो और जगह रखी गई वहाँ से वो नष्ट हो गई किसी न किसी कारणवश। लेकिन मंदिर और विहारों के अंदर जो रखी हुई पांडुलिपियाँ हैं वो हमें थोड़ी सी सुरक्षित
सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी अवस्था के अंदर मिली है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजा के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो इन पांडुलिपियों के माध्यम से उस समय के विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो हम देखेंगे बाद में और समझेंगे इसको बाद में आने वाले और अध्यायों के अंदर कि बहुत सारे जो काव्य, महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं, वो हमें विभिन्न भाषाओं के अंदर देखने को मिलते हैं और संस्कृत के हमें ज़्यादा मिलते हैं और उसके अलावा प्राकृत भाषा के भी हमें मिलते हैं। और प्राकृत जो थी उस समय की आम बोलचाल की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। और थोड़े जो शासकीय वर्ग के या उच्च वर्ग के जो लोग जिस भाषा का उपयोग करते थे वो थी संस्कृत। तो एक प्रकार से जनसाधारण के जो लोग थे या आम जो लोग थे उनकी जो भाषा थी वो अपने आप में प्राकृत भाषा थी। अब हम अगला जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे कल।